इसी इसी प्रकार से बात हो रही थी कि जैसे शनि का आपने गोचर शनि से जन्म कुंडली के लगन से शनि तक आपने गिना, तो जितने बिंदु प्राप्त हुए उसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब गुणा कर दिया 7 से, और गुणा करके जो भी आंसर आया उसको आपने क्या किया, 27 से डिवाइड किया। तो जो हमारा भागफल आता, शेषफल नहीं, भागफल, भागफल को लेना है। अगर वो भागफल 27 से ज्यादा है तो क्या कर देना, एक बार फिर से 27 से डिवाइड कर दीजिए। तब इस केस में आप क्या लेंगे, तब इस केस में आप जो है शेषफल लेंगे। ठीक है ना। तो लेंगे, अगर वो जो नक्षत्र आएगा शनि से गिनेंगे, तो वहां पर अगर उस नक्षत्र से उत्तरी नक्षत्र पे जो आपका भागफल आया है, उस नक्षत्र से अगर उस पर 27वें जो भी आपका आंसर आया उस पर अगर अशुभ ग्रहों का गोचर होता है, तो वो स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, मतलब उस वक्त कोई ना कोई समस्या आती है। साथ में अगर उस नक्षत्र से त्रिकोण के नक्षत्र, तो त्रिकोण का नक्षत्र कौन सा होगा, 10वां और 19वां ना। त्रिकोण का नक्षत्र कौन होगा, उससे 10वां और 19वें नक्षत्र पर भी अगर अशुभ ग्रहों का गोचर होता हो, शनि राहु केतु इन सब का गोचर होता हो, तो भी वहां पे चीजें समस्याएं क्रिएट करेंगी। ये था। इसके अलावा इस प्रकार को आप मंगल से भी समझ सकते हैं। मंगल से, मंगल से कैसे समझेंगे, कि जो आपकी जन्म कुंडली में जो जहां पर भी मंगल बैठे हैं, लगन से लेकर मंगल तक आप गिनिए। तो लगन से लेकर के मंगल तक अगर आप गिनेंगे, तो वहां पर भी यही स्थितियां ऐसी आएंगी कि जो आंसर आएगा, जितने बिंदु प्राप्त होंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई करके 27 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करके 27 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका भागफल आएगा, अगर वहां पर भी अशुभ ग्रहों का गोचर या वो जो आएगा वहां से 10वें और 19वें नक्षत्र पर भी शनि का गोचर होगा, तो भी समस्या क्रिएट होगी। समझ में आ गई बात है नहीं। मान लीजिए किसी का नक्षत्र 22वां आया, भागफल 22 आ गया, तो अश्विनी से 22 तक गिनिए। तो जो नक्षत्र आए उस नक्षत्र में अगर अशुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है, तो समस्या मिलेगी। क्या समस्या मिलेगी, तो मंगल से संबंधित। इस प्रकार शनि क्या समस्या देते हैं, शनि किसके कारक हो गए, दुख के गुरुजी। दुख के कारक हैं, रोग के कारक हैं। दुख है, रोग है, किसी चीज से अलगाव के कारक हैं। किसी चीज से अलगाव यानी अलग हो जाना, सेपरेशन के कारक हैं। ठीक है। तो व्यक्ति को जब शनि से आपने ऐसे गिन करके गोचर निकाला, तो शनि से संबंधित आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनि से संबंधित फलों का मतलब हुआ, ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि जिन खराब भावों के स्वामी हो, उन खराब भावों का भी फल आपको मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि खराब भाव के स्वामी नहीं है, किसी शुभ भाव के स्वामी है, तो उस शुभ भाव के खराब फल आपके मिलेंगे। ये बात नहीं समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। वो तो से रिपीट करना प्लीज। शनि का गोचर, शनि के गोचर को चेक किया था, कैसे किया था, आपकी जन्म कुंडली में जहां पर शनि बैठे हैं, तो लगन से आपने शनि तक की बिंदु को लेकर के 7 से मल्टीप्लाई करके 27 से डिवाइड करके भागफल लिया, और अश्विनी नक्षत्र से उस भागफल तक गिना। अगर उस नक्षत्र पर अशुभ ग्रहों का गोचर चल रहा है, तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। किस चीज के बुरे परिणाम मिलेंगे, तो शनि जिनके कारक हैं, जो कारक है। किसके कारक हैं, रोग के, दुख के और सेपरेशन के, अलगाव के कारक हैं, मानसिक बोझ के कारक हैं। तो ये आपको बुरा फल मिलेगा। इसके साथ साथ शनि आपकी कुंडली में जिन भावों के लॉर्डशिप है, जिन भावों के स्वामी है, उनका भी बुरा फल आपको प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि बुरे भाव के स्वामी है, तो बुरा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए किसी अच्छे भाव के स्वामी है, तो वहां का बुरा फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हो गए, तो दूसरे का बुरा फल क्या होगा, दूसरा आपका परिवार है, धन आपकी का। सेविंग जी। मनी है, तो वहां का बुरा फल मिलेगा। मतलब सेविंग मनी, आपकी सेविंग अब नहीं रह पाएगी, किसी कारण से आपकी सेविंग मनी चली जाएगी, या आपके परिवार से आपकी दूरियां हो सकती हैं, या आपके जो कुटुंब की बात हो रही है, इमीडिएट फैमिली की बात नहीं हो रही, इमीडिएट फैमिली तो 4th हाउस है, कुटुंब की बात हो रही है। या अगर किसी छोटे बच्चे की कुंडली में ऐसा होता दिखाई देगा, तो हो सकता है कि वो छोटा बच्चा इस घर, अपने घर से भाग जाए, क्योंकि शनि का सेपरेशन है ना, तो शनि सेपरेट भी कर सकता है छोटे बच्चों में।
तो मैं इसी प्रकार से हमें उसके हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। मान लीजिए रोग के कारक भी हैं शनि, और शनि सेकंड हाउस हमारे मुंह का होता है, तो किसी प्रकार के मुंह में कोई समस्या भी हो सकती है। समझ में आ गया ना? तो ये चीजें भी आप इस प्रकार से फलादेश कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग मंगल को पकड़े, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी मंगल बैठे हैं, लगन से लेकर के मंगल तक गिनिए, तो जितने बिंदु आपको मिले उसमें 7 का मल्टीप्लाई करके 27 को डिवाइड कर दीजिए। मंगल के गुरु जी पहले तक, क्या? मंगल के पहले तक गणना करना है ना गुरु जी? हाँ, कहीं कहीं लिखा है मंगल सहित, कहीं कहीं लिखा है मंगल रहित जी। तो कुछ कुछ श्लोकों का मतलब जो है, जैसे शनि में भी था शनि सहित और शनि रहित, दोनों चीजें चलती, दोनों चीजें चलती। ठीक है, तो आप मंगल सहित ले लीजिए, शनि सहित भी ले लीजिए, शनि रहित भी ले लीजिए, दोनों को लेके काम कर लीजिए। वैसे मंगल शनि सहित और शनि रहित का तो बड़ा जिक्र है, बड़ा जिक्र है ना। लेकिन मंगल वाले केस में तो आपको मंगल सहित लेना है, मंगल सहित। तो हम बता रहे थे कि जहां पे आपकी जन्म कुंडली में मंगल बैठे, लगन से आप लेकर मंगल तक, वहां तक के बिंदु गिन लीजिए, जो आए उसमें 7 का मल्टीप्लाई करके 27 से डिवाइड करके जो भी हमारा भागफल आ रहा है, तो उस भागफल तक अश्विनी नक्षत्र से काउंट करिए, अश्विनी नक्षत्र से उस भागफल तक काउंट करिए। अगर उसमें भी अशुभ ग्रहों का गोचर चल रहा है, तो मंगल जिन जिन को की कारक है, मंगल किस चीज के कारक है? दुर्घटना के, एक्सीडेंट के, आग लगने के, है ना। मंगल इसी के ना, लड़ाई झगड़े के, हथियार से वार करना या हथियार से कट जाना, इन सब के, तो ये घटनाएं भी हो सकती हैं। और साथ में आपकी जन्म कुंडली में मंगल जिन भावों के रूल कर रहे हैं, अब मान लीजिए रूल अगर वो अच्छे भाव के करें तो भी आपको विपरीत फल प्राप्त होगा उस भाव का। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई? जी गुरु जी। अब इसी प्रकार से आप शुभ ग्रहों को भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने बुध का लिया, शुक्र का लिया, गुरु का लिया, तो लगन कुंडली से, लगन से बुध तक जितने घर हैं, बुध तक जहां पर बैठे हैं, वहां पर भी यही काम कर लीजिए, बिंदु गिन लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करके 27 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए वो जो नक्षत्र आए, उस नक्षत्र पे अगर शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है, तब बुध अपने कारकत्व में अच्छे फलों की प्राप्ति कराएंगे। बुध का कारकत्व क्या है? वाणी है, विद्या है, वाणी विद्या, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस है, ये सब आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा गुरु जी कह सकते हैं कि शुभ ग्रहों का जो गणना करेंगे तो शुभ ग्रहों के गोचर में अच्छा फल देंगे। हाँ, शुभ शुभ ग्रहों के लिए शुभ गोचर और अशुभ ग्रहों के लिए अशुभ गोचर। शुभ ग्रहों के लिए शुभ गोचर और अशुभ ग्रहों के लिए अशुभ गोचर लेना होता है। जैसे अगर आप बुध, शुक्र और बृहस्पति का निकालेंगे तो वहां पे शुभ ग्रह देखेंगे। अगर वहां कोई शुभ ग्रह है तब बुध से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर शुभ ग्रह नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी, अशुभ है तो वो प्राप्ति नहीं होगी। और शनि और मंगल के लिए अशुभ फलों की प्राप्ति बताया गया है। इसी प्रकार बुध, शुक्र और बृहस्पति के लिए शुभ फलों के, तो बुध जिनके कारक हुए, जैसे बताया एजुकेशन के कारक है, एजुकेशन के कारक प्लेनेट है, नौकरी लगने के भी कारक प्लेनेट, वैसे तो शनि को लिया जाता है बट बुध भी लिया जा सकता है, बुध भी लिया जा सकता है। बुध हो गए, वाणी के कारक हो गए, विद्या के कारक हो गए, कहीं आपको स्पीच देने जाना है, बोलने जाना है, बुध की बात हो गई। किसी से आपको कांटेक्ट करना है, वार्तालाप देनी है, बुध कारक हो गए। किसी में लिखित परीक्षा आपको देनी जानी है और उस वक्त अगर शुभ ग्रहों का इस बुध से गोचर भी बढ़िया चल रहा है तो उसमें आपके अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर मतलब कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको बताना है कि भाई कंपटीशन में सक्सेस मिल पाएगी इस साल की, नहीं मिल पाएगी, आप बुध से काउंट कर लीजिए, तो पकड़िए। वहां पर बुध क्या है? कंपटीशन के भी तो कारक हो गए ना,
किसी से आपको अपनी बिजनेस डील करने जानी है तो बुध को पकड़ लीजिए, अच्छे ग्रहों का गोचर चल रहा है तो चले जाइए, बुरे ग्रहों का तो अभी थोड़ा रुक जाइए। ठीक है। इसी प्रकार बृहस्पति, बृहस्पति क्या है, आपके संपत्ति के कारक है, मकान सुख है, सभी प्रकार के सुखों के कारक है, पुत्र के कारक हैं। ठीक है। 10वें भाव के भी का भी शुभ फल आपको प्राप्त प्रदान करवा देंगे, वो लाभ के कारक हैं। तो बृहस्पति का अगर शुभ गोचर इस प्रकार से चले तब इन सब चीजों में व्यक्ति की बढ़ोतरी होगी। लेकिन विंशोत्तरी दशा भी देख लीजिए, क्या उस लायक विंशोत्तरी दशा चल भी रही है। इसी प्रकार अगर शुक्र से संबंधित बात करेंगे तो शुक्र क्या है, विवाह के कारक हैं, संपत्ति वाहन के कारक हैं, धन आगमन के कारक हैं, सुख वैभव के कारक हैं। इस प्रकार लेंगे। चंद्रमा से देख लीजिए, चंद्रमा घूमने फिरने के कारक हैं, घूमेंगे फिरेंगे, स्थान परिवर्तन के कारक हैं। इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई, कैसे इस चीज को ग्रह गोचर को देखना है। जी जी। जो कोई भी ग्रह को पकड़कर ये जो 7 से मल्टीप्लाई करके 27 से निकालने वाली बात है, आप उसको अप्लाई करिए। और जो ग्रहों का कारक है और साथ में ग्रह आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं या जिनमें बैठे हैं उनके फल को भी वो प्रदान करेंगे। जिनके स्वामी और साथ में जिनके वो बैठे हैं, जहां पर वो बैठे हैं उनके फल को भी वो देंगे। ठीक है। शनि और मंगल के लिए अशुभ क्यों देखना होगा, शनि और मंगल को आपको अशुभ देखना होगा। और बुध शुक्र के लिए आप बुध शुक्र बृहस्पति के लिए शुभ फल को देखना होगा। ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? जी गुरु जी। इधर लेगी सर, इसे चलिए कौन है? अब देखिए एक चीज और दूसरा बुध को सकता है क्या? क्या भाई माइक बंद कर लो अपना, ये और कई बात करें गुरु जी। बुध को अस्त तो नहीं लगता है? बुध को क्या नहीं होता? अस्त का दोष कह रहे हैं, अस्त का दोष नहीं लगता अस्त गुरुजी। का दोष हाँ बहुत कम लगता है, कहीं कहीं बताया गया लगता है, कहीं कहीं बताया गया नहीं लगता है। बुध को नहीं, बुध को तो लग भी सकता है, शुक्र के लिए बोला गया है। शुक्र को ज्यादा अस्त का दोष नहीं लगता, बुध को तो लग भी जाता है लेकिन शुक्र को अस्त का दोष नहीं लगता है। ठीक है। बुध को तो लग सकता है लेकिन शुक्र को नहीं लगता। और गुरु जी सूर्य चंद्रमा का गुरु जी? सूर्य चंद्रमा कैसे अस्त हो जाएंगे? सूर्य ही तो सबको अस्त करने वाले हैं, सूर्य कैसे खुद अस्त हो जाएंगे? और चंद्रमा नहीं, कभी अस्त नहीं लगते। गुरु जी कई बार ऐसा होता है ना कि अष्टम भाव में सूर्य देव हो या चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक हो, तो सूर्य चंद्रमा को बताया गया अष्टमेश का दोष नहीं लगता पराशरी नियम के अनुसार। अष्टमेश का दोष। ठीक है गुरु जी। हाँ, अस्त अस्त कभी सूर्य चंद्रमा होंगे नहीं, नहीं लेकिन ये होंगे गुरु जी। पराशरी नियम के अनुसार है, पराशर में लिखा है। इसका मतलब ये है कि सूर्य चंद्रमा अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इसका मतलब है कि सूर्य चंद्रमा जिन भावों में बैठे वहां के फल को लेंगे, जी गुरु जी। ठीक है गुरु जिन जी। भावों में बैठे हैं वहां भी लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य को भी अष्टमेश का दोष लगता है, चंद्रमा को भी लगता है, सूर्य ठीक है को भी गुरु जी। लगता है और चंद्रमा को भी लगता है। ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली ये निकाला गया। अब वो जो पराशर जी ने अपनी लघु पराशरी में लिखा है सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, वो एक स्थिति के लिए लिखा है। वो स्थिति ये है कि आप केवल सूर्य चंद्रमा को अष्टमेशी मत समझ लीजिए, मतलब उसमें आप उसको उसकी स्थिति भी देख लीजिए, अच्छी है कि बुरी है। अगर बाय द वे सूर्य चंद्रमा अष्टमेश के साथ साथ हैं लेकिन एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इतनी बुराई उनमें नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं पराशर जी। जी गुरु जी समझ गए गुरु जी। ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि सूर्य चंद्रमा की स्थिति खुद ही खराब है, अष्टमेश है भी और खराब भी है, तो कह रहे तब जैसे दूसरे ग्रह अष्टमेश का कारक होते हैं, प्रॉब्लम करते, वैसे सूर्य चंद्रमा भी करेंगे, वैसे सूर्य और चंद्रमा भी करेंगे। लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा अच्छे भाव में बैठ जाए, अच्छी स्थिति में बैठ जाए, तो अष्टमेश को इतना दोष नहीं लगेगा इनको,
लगेगा, फिर भी इतना नहीं लगेगा। बाकी कोई दूसरे प्लेनेट हो चाहे जैसे होके बढ़ जाओ, उन्हें समस्या रहेगी। तब तक समस्या रहेगी जब तक आप 8वें भाव को यूज ना करें अपनी उनकी दशाओं में। अगर 8वें भाव को यूज करने लगते हैं तब उसका भी दोष कम हो जाता है। ठीक है, जी तब उनका गुरुजी। दोष कम हो जाता है, ये बात है यहाँ पर। तो दोष ना लगने वाला ये जो सिद्धांत है सबको समझ में आ गया ना? जी। जी गुरुजी। जी गुरु जी। अब इसी प्रकार से और भी रूल को समझते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई राजयोग बना हुआ है, तो राजयोग कितने पढ़ चुके हम लोग? केंद्र त्रिकोण का आपस में मिल जाना, पंच महापुरुष योग का होना, जी, और भी जी। बहुत सारे योग हम लोगों ने पढ़े। तो जो राजयोग या धन योग बना हुआ है उसका फल वैसे तो ये बताया जाता है जब उनकी दशाएं आती हैं या उनकी दशाएं आए या वह ग्रह जो राजयोग बना रहे हैं वो किसकी जिसके साथ बना रहे हैं, जिस पर इन ग्रहों की दृष्टि है राजयोग बनाने वालों की। मान लीजिए बृहस्पति ने कोई राजयोग बनाया, मान लिया। अब बृहस्पति की दशा नहीं आई, लेकिन बृहस्पति के साथ कोई ग्रह बैठे हैं, उनकी दशा आपको मिल गई, तो उस दशा में भी बृहस्पति का राजयोग आपको प्राप्त होगा। या अगर मान लीजिए बृहस्पति के साथ कोई ग्रह नहीं बैठे हैं और अगर बृहस्पति जिन ग्रह को अपनी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, 5वीं तो देख रहे हैं, और उस ग्रह की दशा स्टार्ट हो जाए, उस ग्रह की दशा स्टार्ट हो जाए, तो भी क्या करेंगे? तो भी वो ग्रह अपनी दशा में बृहस्पति के समान शुभ फल को देने वाला होगा, यानी राजयोग को फलीभूत करने वाला होगा। गुरुजी, तो राहु पर अगर दृष्टि पड़ती हो, राहु की दशा में वो फलीभूत हो जाएगा, या केतु के दोनों? तो गुरु राहु को देख रहे हैं ना, कि राहु गुरु को देख रहे हैं? जैसे मान लीजिए गुरु देख रहा है राहु को, आपने कहा कि राहु को देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक राहु गुरु के प्रभाव को लिए हुए हैं। अब आप देख लीजिए कि गुरु आपकी कुंडली में किन भावों के स्वामी है। नहीं, मैंने अपनी नहीं, के भाव के स्वामी होंगे तो फल अच्छा कर देंगे, अगर वो राजयोग बना रहे हैं तो। हम ऐसे पूछ रहे हैं गुरुजी, जानने के लिए, क्या नहीं जानने के लिए पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को भी देखे गुरु, चाहे राहु को देखे चाहे जिसको भी देखे, अगर उस ग्रह की दशांतर दशा आ गई है जो राजयोग कारक बनाने वाले ग्रह हैं, तो वह ग्रह भी राजयोग जैसा फलीभूत करेगा। लेकिन शर्त है कि जिस ग्रह की दशांतर दशा चल रही है वो 13 नियमों के अनुसार उसको पावर में भी होना चाहिए। अब पता चला कि ये ग्रह देख रहे हैं राजयोग बनाए, लेकिन उस ग्रह में पावर ही नहीं है, तो थोड़ी ना राजयोग आपको मिलेगा। तो नहीं बात, राजयोग बनाने वाले ग्रह में भी पावर होनी चाहिए, जो वो नियम बताए गए। और मान लीजिए कि उस ग्रह की दशा आ गई तो अच्छी बात, और पावर होनी चाहिए। और अगर उस ग्रह की दशा नहीं आती तो राजयोग कारक ग्रह जिस ग्रह को देख रहे हैं उस ग्रह में भी क्या होनी चाहिए? उस ग्रह में भी पावर होनी चाहिए, तभी वो फल देंगे। और उन्हें 6ठे 8वें 12वें से दूर रहना चाहिए, 6ठे 8वें 12वें से दूर रहना चाहिए। फिर तो गुरुजी ये नियम तो गुरुजी गोचर में भी लागू होगा। मतलब जैसे अगर सपोज करो बृहस्पति वैसे दशा नहीं है, लेकिन अगर बृहस्पति ने चेंज किया गोचर के अकॉर्डिंग, और वो ऐसे घर में आ गए 6, 8, 12 को छोड़ के, जो शुभ ग्रह है और शुभ दृष्टि है, तो और भी अच्छा होगा गुरुजी। आपका क्वेश्चन हमको नहीं समझ। मान लीजिए तो आगे तो उसको देखने का हमने नियम बताया था। हाँ जी। वो क्या नियम बताया था कि जन्म कुंडली में, जैसे मान लीजिए बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर जिन भावों को देख जन्म कुंडली में बृहस्पति से लेकर के गोचरकालीन बृहस्पति तक की दूरी निकाल लीजिए, तो दूरी निकाल लीजिए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जितना वहां से डिस्टेंस आएगी, जो भाव आएगा उस भाव का फल मिलेगा। जी गुरु, यही कह रहा मैं गुरु। हाँ, तो उस भाव का फल मिलेगा ना, राजयोग का थोड़ी ना फल मिलेगा। हाँ गुरु, उस भाव का फल मिलेगा। हाँ, बस यही बात हो गई। बाकी जिस ग्रह की दशा चल रही है, दशा अंतर दशा, अगर गोचर में वह ग्रह शुभ गोचर के द्वारा देखा जाता हो, या
जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है गोचर में वह ग्रह अच्छा बना हो और आपके जन्म कुंडली में उस ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए गोचर से, तो भी उस ग्रह की अच्छी दशा आपकी थोड़ी चलेगी। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर मान लीजिए चलिए मंगल की दशा चल रही, अब गोचर कालीन में मंगल की स्थिति अच्छी है, अच्छे भाव से आपकी कुंडली में अच्छे भाव से गुजर रहे हैं आपकी कुंडली में, और जन्म कुंडली में जहां पर मंगल बैठे हैं वहां पर गोचर के शुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है। गोचर के बृहस्पति उसको देख रहे हो, मंगल, शुक्र का प्रभाव आ रहा हो, मंगल का प्रभाव आ रहा हो, अच्छे बुध का प्रभाव आ रहा हो, गोचर वाले ग्रह आपके जन्म कुंडली के ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं, तो भी वो दशा अंतर्दशा आपके लिए सुखद पूर्ण अच्छी होगी। सुखद पूर्ण जाएगी। जी गुरु जी, ये मतलब होता है। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जी, लेकिन अगर उल्टा कर लीजिए कि जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है वह ग्रह गोचर में खुद भी खराब हो गए और गोचर में खुद भी खराब हो गए, और आपकी जन्म कुंडली में जहां पर वो ग्रह बैठे हैं जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है गोचर के अशुभ ग्रहों के द्वारा वो पीड़ित हो रहे हैं। अभी जैसे राहु मेष राशि में चल रहे हैं, अब मान लीजिए मेष राशि में चल रहे हैं और शनि कहां चल रहे हैं? मकर राशि में। जी अभी जी तो शनि मकर राशि में चल रहे हैं और आप कुंभ में आने वाले हैं। कुंभ में आएंगे तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देखेंगे। जी जी गुरु जी, और ऑलरेडी वहां पर राहु बैठे हुए हैं, राहु का गोचर वहां पे चल रहा है। जी गुरु जी। अब अगर कोई भी आपकी कुंडली में मेष राशि में जो ग्रह बैठा है अभी उसकी दशा अंतर्दशा आप पर चले तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहां पर बैठे और शनि वहां आने वाले हैं। कहाँ आने वाले? कुंभ में आएंगे तो तीसरी दृष्टि दृष्टि देंगे। आ जाएगी। राहु भी चलिए सर। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं ना अभी, हाँ जी, अंतरदशा जी चल गुरु जी, कर रहे हैं। हैं? अंतरदशा चल रही है सर मेरे में जी। भाई राहु आप की। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं जो हम बोल रहे हैं कि बस कहानी आप सुन रहे हैं? जी जो गुरु जी, आप समझ बोले समझिए। जो रविंद्र जी, क्या नाम है, शर्मा जी, जरा अपना माइक ऑन करिए। जो हमने बोला वो आप समझ पाए हैं? हाँ जी सर। क्या समझ पाए जरा हमको बताइए। आप ये कह रहे हैं सर कि मेष राशि में जो ग्रह है, जैसे कि मेष में अब वो चल रहे हैं आपके राहु और शनि। बंद हो गया आपका माइक, बंद हो गया। अब बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा था सर कि मेष राशि में राहु है जी मेरे जन्म कुंडली में जी। आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में राहु है। हाँ जी, और अंतरदशा भी इसी की चल रही है सर। आपके और पर आप अंतर्दशा भी राहु की चल रही है। राहु का हाँ गोचर वहीं पर हो रहा है, आप शनि वहां आ जाएंगे हाँ कुंभ जी, में। हाँ जी। तो अब वो जो राहु हो गए वो क्या करेंगे? अब तो खराब फल आपको देंगे ना थोड़ा सा। और ज्यादा जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक तो है। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि गोचर के ग्रह जन्म कुंडली के ग्रह को प्रभावित करते हैं। ठीक है जी। ठीक है, अब राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अब हाँ ये जी देखिए, जी गुरु जी। अब आपकी कुंडली में जो मंगल है, मंगल की क्या स्थिति? अच्छी स्थिति की खराब स्थिति? छठे भाव में गुरु जी। अरे अरे, ये इनसे बात करें ना, रविंद्र शर्मा जी से आप। ठीक ठीक ठीक। मंगल सर सप्तम भाव में है सर। भाव में नहीं, मतलब ये जो 13 नियमों के अनुसार खराब है अच्छा, ये मुझे बताइए। मीडियम है जी। है मीडियम है सर। मीडियम है, मतलब मीडियम है। तो हाँ। किस राशि में बैठे हुए हैं? ये कन्या में सर। तो अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, पहली बात। नौमांश मास में देख लीजिए, तो हाँ, वो उसमें मंगल भी खराब हो गए। तो जब मंगल भी खराब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक समस्या और बढ़ जाएगी। इसको डिस्पोजिटर की कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक है। समस्या क्रिएट करवाते हैं। तो इसी प्रकार से जन्म कुंडली के ग्रह पर गोचर की ग्रह का भी फर्क आएगा। इसमें अष्टक भी लगा लीजिएगा, सर्वाष्टक।
आपके राहु मेष राशि में बैठे हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अब आप देखिए सर्वाष्टक में मेष राशि में कितने आपको नंबर मिले, सर्वाष्टक में? वो सब सॉफ्टवेयर वाला मोबाइल है नहीं जब भी मेरे पास। नहीं है देखा है? सॉफ्टवेयर के पास। क्या क्या बोल रहे हैं ये? सर्वाष्टक बताने ये वाले बोल रहे हैं नहीं गुरुजी, छोटा फोन है गुरुजी इनका। मैं कह रहा हूँ सर वो दूसरा फोन है जी, अभी है भी नहीं मेरे पास जिसमें वो सॉफ्टवेयर डाला था। सर हाँ। आपसे शायद देखा। अच्छा, तो वहां सर्वाष्टक से भी देखिए कि क्या स्थिति बनेगी। तो पूरी एक एक प्रकार की एनालिसिस करके आप खुद ही पहुंच जाएंगे अपने पॉइंट पर कि अच्छे फल आने वाले हैं कि बुरे फल आने वाले हैं। ठीक, कल देखो सर मैं। ठीक। हाँ, अपने देखिएगा उसको, सर्वाष्टक से देखिए, भिन्नाष्टक से देखिए, देख करके निश्चय लीजिए। जितना सारा तो पढ़ा दिया उसको लगाइए भाई। ज्योतिष ठीक है सर। पढ़ने का मतलब जब अपने ऊपर ही आप नहीं लगा पा रहे हैं तो दूसरे पे क्या लगाएंगे? पहले अपने पे लगा के एनालिसिस करिए, फिर देखिए आपने जो सोचा था अच्छा है बुरा फल क्या आपको वैसा मिल रहा है। मिल रहा है तो पक्का हो गया हाँ भाई ये बात में सत्यता है, तब आप दूसरे को बताने लायक है। हर नियम को पहले अपनी कुंडली में जरूर लगा के देखिए। जब अपनी कुंडली में लगेगा तभी दूसरे की कुंडली में लगेगा। जब आप पहले अपनी कुंडली में नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट दूसरे कुंडली में लगाएंगे, तो मतलब हो सकता गलती हो आपसे। ना ठीक है जी, कल करूँगा सर इसका मुझे। नहीं, जब भी आप करिए नियम यही है कि पहले जितने भी नियम है उसको अपनी कुंडली में लगाइए, तभी समझ में। कि हम अगर ज्योतिष बन के अपना ही नहीं देख पाए तो दूसरे क्या देखेंगे? ठीक है सर। गुरु पहले तो अपना ही देखना जरूरी। क्या है ना गुरु जी कि अपना नहीं देखते हैं, कोई भी ज्योतिष लोग नहीं देख पाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना है, वो देखना नहीं चाहते हैं। देख पाएंगे मैंने कहा तो जो 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 आपको फार्मूले दूसरों के लिए आप लगा रहे हो वो पहले अपने लिए लगाइए ना। जी जी बिल्कुल। क्यों नहीं लगते भाई? लगाइए, सोचिए, मनन करिए, बैठिए, तब होगा। ऐसा थोड़ी ना। आप दूसरों का भविष्य बताने से पहले खुद का भविष्य तो पहले क्लियर करिए कि आने वाला समय कैसा। फिर वो जो मैंने बताया था कि कौन सा साल चल रहा है, उस साल में आप किस भाव में जा रहे हैं, उस भाव के अकॉर्डिंग भी समझिए। दशाएं खराब, गोचर खराब, क्या भाव भी खराब आ रहा है? वो भाव के हिसाब से जो नहीं बताया था हमने कि मान लीजिए जितने साल के तो एक साल, हर साल उस भाव को इंडिकेट करेगा, तो उसके हिसाब से भी देखिए वहां पर। तो ये जो सारे नियमों को लगा लगा के चेक करना चाहिए। खैर, ठीक है जी। तो हमने ये बताया कि चलिए, तो गोचर की बात इन्होंने पूछ ली, तो गोचर में वो भी देखना चाहिए। अब यहां पर ये देखेंगे, जैसे यहां पर गोचर की बात हुई तो वो भी लगा लीजिएगा क्या, कि पता चला हमने बोला कि खराब ग्रहों का गोचर हो रहा है, लेकिन जिस ग्रह का गोचर हो रहा है उसने अपने भिन्नाष्टक में 4 या 5 से ज्यादा नंबर दिए, वहां से वो गोचर कर रहा है, तब इतना वो बुरा फल नहीं करेगा। बुरा 5 से नीचे तब करेगा गुरुजी। हाँ, मान लीजिए कि अब शनि का गोचर जैसे मैंने बताया कुंभ राशि में आया, शनि का, अब शनि कुंभ राशि में, आप देखिए अपनी कुंडली में शनि को भिन्नाष्टक में, शनि के भिन्नाष्टक में शनि ने अपने ही भिन्नाष्टक में कितने नंबर दिए कुंभ राशि को? अगर वो 4, 5 या उससे ज्यादा नंबर दिए हैं तब वो इतने बुरे फल नहीं करेंगे। हाँ, कम अगर नंबर दिए तो फिर तो बुरा हो सकता है। तो यानी ये भिन्नाष्टक का भी यही कॉन्सेप्ट लगाना होगा, तब उसको देख पाएंगे। ठीक है जी। तो हम ये बता रहे थे कि राजयोग के समय का पॉइंट हम बताने जा रहे थे आपको, कि मान लीजिए कुंडली में आपके किसी प्रकार का राजयोग बना हुआ है, किसी प्रकार का राजयोग बना हुआ है, कैसे बना हुआ आप जान गए आप, और उसके अनुसार दशाएं चल रही हो। भाई राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि या तो उन्हीं की दशा चले, या उनकी दृष्टि जिन जिन ग्रह पर जा रही हो उस ग्रह की दशा चले, उस ग्रह की स्थिति जिसकी दशा चल रही है गोचर में अच्छी बनी हो, जन्मकालीन ग्रह पर गोचरकालीन ग्रहों का शुभ प्रभाव हो। ये बात समझ में आ गई? जिस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है उस ग्रह पर गोचरकालीन शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो राजयोग का समय होता है, फलीभूत होने का समय होता है। उसके साथ साथ यह भी बताया गया कि अगर राजयोग फलित होने का समय एक ऐसे भी निकाला जा सकता है कि आपके
लगन कुंडली में, लगन में जितने, लगन में मतलब सर्वाष्टक की बात करें, सर्वाष्टक में जितने नंबर मिले हैं उस साल में वो राजयोग आपका फलीभूत होगा। ठीक है, उस साल में आपका राजयोग फलीभूत होगा। मान लीजिए किसी के लग्न में 39 या 40 या 42 नंबर मिले हुए हैं, तो उतने साल में राजयोग फलित होगा आपका। उससे पहले अगर ऐसी दशा मिल जाती है तो राजयोग फलित होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस प्रकार से उसको देखा जाना चाहिए राजयोग के समय भी। देखिए अब एक सूत्र बताते हैं आप लोग को। आपके सामने कोई व्यक्ति आया और आप देखना चाहते हैं, या किसी भी व्यक्ति का आप देखना चाहते हैं कि ऐसा आदमी अंदर से कैसा, ऊपर बड़ा दिखा रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा शुभचिंतक है, ये है, मतलब बहुत सज्जन बनने की कोशिश कर रहा है, या सज्जन है या नहीं है, बनने की कोशिश कर रहा है एक अलग बात हो गई, मतलब वो वाकई सज्जन है या नहीं है, कैसा व्यक्ति है। तो उसके लिए बताया गया कि जो केंद्र भाव आपके हैं, केंद्र भाव कौन कौन से हैं आपकी कुंडली में? 1 4 7 10 1 4 7 10, और त्रिकोण भाव, 10 और त्रिकोण भाव 5 9 हो गए। 5 9 ये अंतःकरण संज्ञक है, मतलब ये आपके अंदर वाली बात बताएंगे। केंद्र और त्रिकोण के भाव आपके अंदर वाली बात बताएंगे। तो केंद्र और त्रिकोण मिला के 6 हो गए आपके। 1 4 7 10, 4 तो हो गए केंद्र, और 5 और 9 हो गया 6, 5 और 9 हो गया 2 और, तो टोटल 6 भाव आपके अंदर की बात बताएंगे कि आप अंदर से कैसे व्यक्ति हैं। और बाकी के जो 6 भाव हुए कौन से? दूसरा, तीसरा, छठा, दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, छठा हो गया, छठा के बाद 8वां हो गया, 8वें के बाद 11वां भाव हो गया, 11वें के बाद 12वां भाव हो गया। ये आपके बाहर की बात बताएं, ये आपके बाहर की बात बताएंगे। अब जिन भावों में, अंतर भावों में और बाह्य भावों में, जिन भावों में बिंदुओं का योग ज्यादा है, वैसा व्यक्ति वैसा होता है। मतलब अगर अंदर वाले भाव में भाव बिंदु ज्यादा, तो अंदर से अच्छा व्यक्ति है। बाहर से भले जैसा हो, कभी कभी बाहर से लोग थोड़े से एरोगेंट दिखते हैं लेकिन अंदर से अच्छे होते हैं, और कभी कभी उल्टा होता है, अंदर से तो मतलब खराब होते हैं, खराब व्यक्ति होते हैं, और बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो अंतर भाव हैं, अंतर भाव कौन से हुए आपके? केंद्र और त्रिकोण के भाव, अगर उसमें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं आपको बिंदु के, सबका ऐड करने के बाद, तो व्यक्ति अंदर से अच्छा व्यक्ति होता है, अंदर से अच्छा व्यक्ति होता है। लेकिन अगर बाहर वाले भाव में, लेकिन अगर क्या बाहर वाले भाव में, बाहर वाले भाव कौन से हो गए? दूसरा, तीसरा, छठा, 8वां, 11वां और 12वां, यहां पर अगर ज्यादा बिंदु प्राप्त हैं, योगफल कर लीजिए उसका इन भावों का, तो व्यक्ति क्या होगा? तब बाहर से अच्छा रहेगा, अंदर से वो अच्छा व्यक्ति नहीं होता। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? मतलब ऐसा व्यक्ति अगर बाहर वालों में ज्यादा नंबर है तो अभिमानी होगा, ईर्ष्यालु होगा, दिखाने वाला होगा, शोबाजी ज्यादा करेगा। तो ये ऐसे भी पहचानने का तरीका बताया गया है, ऐसे भी पहचानने का तरीका बताया गया है। यहां पे खंड ज्ञान की बात बताई जा रही। खंड मतलब आपकी 3 अवस्थाएं यहां पर विभाजित की गई। एक तो आपकी मतलब पूरे जीवन को आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब आपका कौन सा भाग, यानी कि जो पूर्वार्ध भाग है, पूर्वार्ध मतलब जब आप जन्म से लेकर के मध्याह्न वाला, बीच वाला आ जाएगा, और बुढ़ापे वाला भाग। लोग पूछते हैं कि हमारा बुढ़ापा कैसा जाएगा, क्या जवानी से खराब जाएगा कि जवानी से अच्छा जाएगा, ये हमारा बचपन बहुत अच्छा हुआ लेकिन जवानी इतनी अच्छी नहीं हो रही, क्या बुढ़ापा भी ऐसे ही जाएगा क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आप लोगों के पास। तो उसमें क्या देखने बहुत का, सारे गुरुजी। हाँ ऐसा देखने का क्या विधान है उसमें? तो देखिए इसमें कई सारे मत हैं।
इसमें कई सारे मत हैं। पहला मत यह आता है कि मीन राशि से मिथुन राशि तक पहला खंड हुआ। मीन राशि से क्या हुआ? मिथुन राशि तक पहला खंड हुआ। देखिए, मीन राशि से मिथुन राशि तक पहला खंड, 3 अवस्थाओं का फल। 3 अवस्था समझ गए ना? जीवन की 3 अवस्थाओं का फल। इसमें लोगों के, बहुत सारे लोगों के विचार बहुत अलग अलग। तो क्या क्या विचार हैं, जरा हम उसको आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें लोगों के विचार हैं बहुत सारे। पहला विचार, बताया ये गया पहले विचार में कि मीन राशि से मिथुन राशि तक, मीन राशि मतलब देखिए 12, 1, 2 और 3 राशि, राशि यानी मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। मिथुन राशि, ये आपके जीवन का पहला खंड है। ये पहला विचार मैं आपको बता रहा हूं, जीवन का प्रथम खंड, यानी जब से आप पैदा हुए से लेकर के जिसको आप जवानी में एंटर करने से पहले, यानी जितनी भी आपकी लाइफ है, अभी लाइफ कैसे है तो ये तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। जितनी भी लाइफ है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो जीवन का प्रथम खंड ये राशियां हैं। ये पहला विचार मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा खंड क्या है? दूसरा खंड में कर्क से लेकर के, दूसरा खंड में क्या आ जाएगा? कर्क से लेकर तुला तक। तुला तक। यानी चार राशि ली गई ना जी। 4, 5, 6 6 और 7 7 राशि, यानी कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला। ये जीवन का आपका दूसरा खंड होगा। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। इसी प्रकार से वृश्चिक से लेकर के कुंभ तक तीसरा खंड आ जाएगा। 8, 9, 10 और 11 राशि। वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, ये आपका जीवन का तीसरा खंड होगा। जीवन का तीसरा खंड। अगर आप पहले खंड को अपनी बचपना कह दे, दूसरे खंड को जवानी कह दे, तीसरा खंड आपका बुढ़ापा होगा। ये एक विचार है, ये एक विचार है। समझ में आ गया? इनमें बताया गया कि इन राशि में आप जो बिंदु आपको दिए गए उनको योग कर लीजिए। जैसे आपने मीन राशि से मिथुन राशि तक जितने बिंदु मिले हैं उसमें योग कर लीजिए कितना आया। तो जिस खंड में जितना ज्यादा योग आएगा वो वाला खंड उतना अच्छा चलेगा। ये पहला विचार मैंने आपको बताया। जिस खंड में अधिक बिंदु होंगे वह जीवन भाग शुभ फलों से परिपूर्ण होगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं देखना,
इसमें ये देखना है कि जिस खंड में ज्यादा बिंदु आए हैं क्या उस खंड में शुभ ग्रहों का भी दृष्टि से या अपने स्थिति के अनुसार शुभ प्रभाव है या नहीं। बात समझ में आई नहीं आई। जिस खंड में ज्यादा बिंदु प्राप्त होते हैं और वहां पर शुभ ग्रह नैसर्गिक और जन्म कुंडली के अनुसार, जो पराशरी नियम है कि कुंडली के केंद्र त्रिकोण के भाव शुभ होंगे, कुंडली के केंद्र त्रिकोण के भाव शुभ होंगे, और क्या नाम है छठे 8वें 12वें के खराब होंगे। अब छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी के साथ साथ अगर वो आपके जो है शनि मंगल हो जाए तब तो और खराब हो जाएंगे। छठे वो सब समझ गए ना आप लोग, उसे इतना तो पढ़ चुके हैं। अब आप मैलेफिक प्लेनेट अशुभ भावों के स्वामी है तो ज्यादा मैलेफिक, और बेनेफिक प्लेनेट अगर अशुभ भावों के स्वामी है तो मैलेफिक तो है लेकिन इतने मैलेफिक नहीं होंगे। इसी प्रकार मैलेफिक प्लेनेट शुभ भावों के स्वामी है तो इतने अशुभ नहीं होंगे तो अशुभी, बट इतने अशुभ नहीं होंगे। ये सब आपको देखना है। नैसर्गिक सब तो आप लोग समझ ही गए इतने दिन में। और वहां पर शुभ ग्रह नैसर्गिक और जन्म कुंडली, और वहां पर शुभ ग्रह कैसे लिया जा रहा है, नैसर्गिक और जन्म कुंडली के अनुसार, और वहां पर शुभ ग्रह है मतलब चाहे वो खुद हो चाहे उनकी दृष्टि हो, है तो वह खंड व्यक्ति के लिए सुखदायी रहता है। ये सब लोगों को समझ में आ गया नहीं आ गया। केवल बिंदु ही नहीं काउंट कर लेने, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वहां पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है कि अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। मान लीजिए जहां पे ज्यादा बिंदु आ रहे हैं और वहां पे सबसे ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तब आप उम्मीद ना करिए कि वो आपके लिए सुखदायी होगा। मैं वो बताए थे कि वो तो शुभ होना चाहिए लेकिन इतना शुभ तो नहीं दिख रहा है। ऐसे देखा जाएगा, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर के अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके आंसर दीजिए। ये सबको समझ में आया भाई? कोई डाउट है किसी को? जी गुरुजी। नहीं गुरुजी आ गया। जी गुरुजी समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? तो केवल यही नहीं देखना है कि ये एक पहला विचार है जिसके बारे में ये बातें बताई गई है ना। पहला ये विचार है। दूसरा विचार क्या कहता है? दूसरा विचार ये कहता है कि 4-4 भावों का एक खंड बना लीजिए। जैसे यहां पे 4-4 राशियों का खंड बनाया गया ना, ऐसे 4-4 भावों का एक खंड बना लीजिए। यानी 12वां भाव लगन द्वितीय तृतीय, जैसे जो तृतीय एक खंड में आ गए ऐसे। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद चतुर्थ कौन सा? लगन द्वितीय, मतलब 12वां लगन द्वितीय व तृतीय, ये प्रथम खंड में आ गए। चौथा, 5वां, छठा, 7वां द्वितीय खंड में आ गए। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां आपके तृतीय खंड में आ गए। मतलब जो ये राशि है ना, उसी का जन्म कुंडली के अनुसार भाव ले लिया गया। वहां पर भी यही बात कही जा रही है। ये दूसरा विचार कि राशि ना लेकर के भाव ले लीजिए, ये दूसरा विचार है। दूसरा विचार क्या है? ऊपर वाली राशि न लेकर के भावों को ले लीजिए। भावों को लेकर
उनके बिंदु का योग ज्ञात करके एवं शुभ ग्रहों का प्रभाव देख करके शुभता अशुभता अशुभता बताने को कहा गया। समझ में आई बात? ये क्या हमने लिखा कि जो ऊपर की जहां राशियां हैं वो भाव हो गए। जैसे पहला खंड की भाव कौन से हो गए? 12वां भाव, पहला, दूसरा, तीसरा भाव। जहां राशि लिखी वो भाव हो गए। लिख भी देते हैं, 12वां, पहला, दूसरा और तीसरा भाव, ये प्रथम खंड हो गया आपका। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भाव, ये द्वितीय खंड हो गया। आठवां, नवां, 10वां और 11वां भाव, ये आपका तृतीय खंड हो गया। तो यहां पर भी वही बात कही गई, इनके बिंदु को निकाल करके शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव देख करके शुभता अशुभता बता दीजिए। ठीक है, नहीं आ गई? जी गुरु जी, इसमें प्रधान कौन हुआ? भाव वाला ही होगा गुरु? नहीं, अभी सब बता रहे हैं, सारी बात बता रहे हैं। ये दूसरा विचार था। तीसरा विचार भी आया। तीसरा विचार आया, तीसरा विचार, तीसरा विचार क्या है? वो बोल रहे हैं कि पहला खंड जीवन का कुंडली के केंद्र भाव होंगे। तीसरा विचार क्या कह रहे हैं? कुंडली के केंद्र भाव, ये प्रथम खंड है। अब केंद्र भाव कौन होंगे? पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, ये हो गया। कुंडली के जो उसके बाद आ गए पड़फर किसको कहते हैं? पड़फर किसको कहते हैं बताइए? दो पड़फर किसको बताया? आपके सामने नहीं आए? लग्न के बाद वाला गुरु जी। केंद्र 2 4 2 5 8 11 नहीं, केंद्र के बाद वाले को पड़फर कहा गया। 2 5 8 11 गुरु जी। दो मतलब केंद्र के बाद वाले को पड़फर कहते हैं ना, बताया तो था ये। जी गुरु जी, जी गुरु जी जी। गुरु जी। जी, कुंडली के पड़फर, अपोक्लिम पड़फर भाव। गुरुजी एक बार थोड़ा सा इसको स्क्रीन को नीचे करना गुरुजी। प्रथम खंड में एक थोड़ा कटा हुआ है। प्रथम खंड कटा हुआ मतलब? मीन गुरुजी आपकी जो नोट पैड है ना, इसको थोड़ा सा ये ऊपर हुई है, थोड़ी सी नीचे करोगे गुरुजी? और ये आप कैसे भी करते हो बुआ? ये वाला, ये ऐसे? जी जी, वैसे ही बोल रहे हैं। जी गुरुजी, ऐसे ही गुरुजी। गुरुजी एक बार थोड़ा सा नीचे। स्क्रीनशॉट लेंगे जी। अच्छा, दूसरा बस गुरुजी, जी गुरुजी यहीं पे रोक दो गुरुजी एक बार, बस हो गया गुरुजी। हो गया? जी गुरुजी हो गया, थैंक यू गुरुजी। ओके, तीसरा विचार देखें। कुंडली के केंद्र भाव प्रथम खंड, कुंडली के पड़फर भाव कौन से हैं आपके? एक खंड 2 भाव वाले 2 4 तो ये खंड ये कहलाएंगे। केंद्र के भाव वाले कौन से हो गए? दूसरा, 5वां और कौन सा रहेगा? 8वां और 11वां। हवा। यही होगा ना? जी जी गुरु जी। ये भाव। बुआ ये कैसे बोलते आप?
बुआ किसी का माइक ऑफ है, ऑन है, बंद कर ले अपने। कुंडली के ओपोक्लिम, जी, ओपोक्लिम को क्या बताया था हमने? केंद्र से पहले ना, पहले वाला जी। ये तृतीय खंड है। 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 6, 9 और 12 वह भाव। यहां भी यही देखा जाएगा, जहां ज्यादा बिंदु हो, जहां जिस खंड में जिस खंड में ज्यादा बिंदु है, ज्यादा बिंदु और शुभ ग्रह का, ज्यादा बिंदु और क्या हो, शुभ ग्रह का प्रभाव हो। ज्यादा बिंदु लिख लीजिएगा और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, वह खंड जीवन का सुखदायी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा खंड भी तीसरा विचार भी आपको समझ में आ गया ना? ये तीसरा विचार था। अब बात ये आती है कि हमारे सामने तो 3-3 विचार आ गए, अब हम किसको फॉलो करें? तो सबने पहले विचार को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। सबने पहले विचार को ज्यादा प्रायोरिटी दी। पहले विचार के अनुसार जो ये 12 से लेकर, यानी मीन से लेकर मिथुन तक राशि में जो है, वो जीवन का पहला खंड, कर्क से लेकर तुला राशि तक ये जीवन का दूसरा खंड, और वृश्चिक से लेकर के कुंभ तक ये जीवन का तीसरा खंड। इसको लोगों ने क्या कहा? इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी है। दूसरे विचार और तीसरे विचार को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिल पाई। बात समझ में आ गई? बात नहीं आ गई जी इसको? लेकिन जी गुरुजी। लेकिन यहाँ पर हमारे गुरुजी का और हम लोगों का विचार अलग है। हम लोग तो कहते हैं कि अगर पहला विचार अनडाउट बड़ा अच्छा विचार है, सब इसको मान रहे हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा विचार भी जिस महान व्यक्ति और महान आचार्य ने दिया, उसको भी तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए ना। उसने भी तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो हमारे अनुसार और हमारे गुरुजी के अनुसार इन तीनों विचार को लगा करके देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा मिल रहे हो वो जीवन का सबसे शुभ आपका क्षण जाएगा। इसमें गलती की संभावनाएं बहुत कम होंगी। गुरुजी, हाँ, पूर्व से जिंदगी के अनुसार आकलन किया जा सकता है गणना देख करके। क्या समझ नहीं? क्या बोला आपने? माने किसी भी व्यक्ति के साथ पहले किस प्रकार से समय गुजरा है, उस हिसाब से हम आकलन भी कर सकते हैं गणना करके। ठीक है, वो भी बढ़िया बात है, गलत क्या हो। लेकिन अगर आप तीनों विचार को लगा करके गणना करके उसको बताएंगे तो आपकी सटीकता ज्यादा अच्छी जाएगी। जी ठीक है, क्योंकि भाई दूसरा और तीसरा विचार भी किताबों में है, हमारे गुरु जी तथ्य है गुरु, तो ये तो तथ्य है एकदम 100% सत्य लग रहा है कि इसमें भी हम देख सकते हैं। हाँ, तो तीनों को ही लगा। अब ठीक है, मान लीजिए पहला और दूसरा विचार ज्यादा डोमिनेंट हो गए किसी के। अब मान लीजिए तीनों से तीनों अलग अलग खंड आ रहे हैं, तीनों से तीनों अलग अलग खंड आ रहे हैं। कोई एक बात कह रहा है कि पहले खंड से उसका शुभ समय जाएगा, दूसरे विचार से उसका तीसरा खंड अच्छा जाएगा, और तीसरे विचार से मध्यम खंड जाएगा। उस कंडीशन में हमको पहले विचार को प्रायोरिटी देनी चाहिए। समझ में आ गई? बात नहीं आई? उस कंडीशन में जहां पे तीनों विचार अलग अलग खंड को सूचित कर रहे हो, उसके अनुसार क्या होगा? उसके अनुसार हमें पहले विचार को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी इन जनरल आप तीनों विचार के अनुसार उसके खंड को निकालिए और देखिए कि कौन से विचार, कितने विचार उसके किस खंड को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो वाला ज्यादा चले, वो वाला ज्यादा चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जी
तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसमें 3 विचार थे, तो मैंने आपको तीनों विचार के बारे में समझाया कि कैसे कैसे ये यहाँ पर लोग इस विचार को बताते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया सबको? जी। यहां पे एक बात और बता दें, जिस खंड में नीच ग्रह, शत्रु राशि के ग्रह, नीच ग्रह, शत्रु राशि के ग्रह, अस्त ग्रह पड़े हैं जिस खंड में, तो वहां पर आपको रोग, शोक, हानि ये सब ज्यादा देखने को मिलेगी वहां पर। इसके अलावा भी अब पता चला जो जिस खंड में सबसे ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं, जिस खंड में सबसे ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं, उस खंड में नीच के ग्रह, शत्रु राशि के ग्रह और अस्त ग्रह भी पड़े हुए हैं, तो वहां पे समस्याएं दूसरे खंड से ज्यादा देखने को मिलेंगी। वहां पर समस्याएं दूसरे खंड से ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेंगे, जिस खंड में नीच, जिस खंड में कम बिंदु के साथ, कम बिंदु के साथ नीच, शत्रु राशि, नीच शत्रु राशि, अस्त या क्रूर ग्रहों से पीड़ित भाव से पीड़ित खंड हो, वहां पर ज्यादा समस्या देखने में आती है। अब कभी कभी ये देखा जाता है, जिस खंड में ज्यादा बिंदु हैं वहां पर ऐसे ग्रह ज्यादा हो गए, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो अपनी बुद्धि और विवेक का यूज करके बोलेंगे, ये खंड बाकी के खंड से तो अच्छा जाएगा, लेकिन अच्छे के साथ साथ इसमें समस्याएं भी आपको साथ में लगी रहेंगी। बात क्लियर हुई? जी गुरु जी। मान लीजिए जिस खंड में ज्यादा बिंदु, देखिए जिस खंड में कम बिंदु है और वहां पे अशुभ ग्रह है, तब तो मान के चलिए कि भाई वो तो खराब खंड है ही है। वो तो बिंदु ने भी बता दिया और ग्रहों ने भी बता दिया। लेकिन अगर एक खंड ये बता रहा है कि भाई बिंदु बता रहा है कि नहीं ये शुभ है और ग्रह बता रहे हैं अशुभ है, तो बिंदु को प्रायोरिटी देते हुए कहेंगे भाई शुभ तो रहेगा, लेकिन ये सब चीजें भी आपके साथ शुभता के साथ लगी रहेगी। समझ में आई ना? तो इस प्रकार से मिला करके अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सामने वाले को आंसर देना है, इत्मीनान से देना, जल्दबाजी में नहीं देना है। जल्दबाजी में पता चला सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये पॉइंट भी ना, कि कौन सा भाव शुभ जाएगा कौन सा अशुभ जाएगा, ये बहुत ज्यादा इसमें समस्याएं लोग कहते हैं। अब ये कुछ बुक्स हैं जिसमें बिंदु के अनुसार वो योगों को बताती है, तो इसमें तो सारे आचार्यों ने एक मत में मना कर दिया कि बिंदु के अनुसार योगों को बताने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे मान लो पंच महापुरुष मैंने आपको पढ़ाए, अब पंच महापुरुष योग का ना वो बिंदु के अनुसार निकाल रहे हैं, बिंदु के अनुसार निकाल रहे हैं कि जिस खंड में ज्यादा बिंदु होंगे तो उसमें काहल योग होगा, मद्दल योग होगा, तीनों खंड में बिल्कुल समान योग हो तो भैरी योग होगा, सर्वांग योग होगा। इसमें सबने मना कर दिया इस प्रकार के योगों को ज्योतिष से बाहर निकाल दिया जाए। तो आप भी निकाल दीजिएगा, ये काहल योग मिल जाएगा, मद्दल योग मिल जाएगा, सर्वांग योग मिल जाएगा, दामर योग मिल जाएगा, वीणा योग मिल जाएगा, ऐरावत योग मिल जाएगा और वासी योग मिल जाएगा। इनसे नमस्ते कर लीजिए, ये सब बकवास है, इनको लेना नहीं है ज्योतिष में, क्योंकि सभी आचार्यों ने इसका खंडन किया है।
तो आप ये नोट करके लिख लेंगे कि खंड के बिंदु के अनुसार योगों की व्याख्या करना, योगों की खंड के बिंदु के अनुसार योगों की व्याख्या करना ज्योतिष शास्त्र सम्मत के विरुद्ध है। ये इस प्रकार की बातों को नहीं समझना है, गलत सलत ये आपको आंसर दे देगी और आपकी इसमें बदनामी भी होगी। ये क्लियर हो गया ना आपको? ये अलग कि कौन सा युग में क्या होगा, समझ में आ गया? जी गुरु। और कौन सा कब राजयोग मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, कैसे राजयोग कब मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया इसमें, और ये भी बता दिया कि व्यक्ति अंदर से कैसा है बाहर से कैसा है। अंतःकरण वाले भाव कौन से मैंने बताया? अंतःकरण वाले जी 12 1 2 3। अंतःकरण वाले केंद्र और त्रिकोण वाले भाव अंतःकरण के भाव हैं। बाकी जो भाव होंगे वो बाह्यकरण के। अगर बाह्यकरण में बाह्य वाले भाग में ज्यादा बिंदु प्राप्त है तो व्यक्ति दिखावे वाला ज्यादा, अंदर से बहुत गंदा आदमी है। जितना कम बिंदु अंदर वाले में होगा उतना ही ज्यादा खराब आदमी है। और अगर अंदर वाले में ज्यादा है बाहर वाले में कम है तो व्यक्ति अंदर से अच्छा आदमी, लेकिन बाहर से परिस्थितिवश इसके साथ समस्याएं आ गई, इसलिए इसका व्यवहार ऐसा हो गया है। जी ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। जहां तक समस्या नहीं ना, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। यहाँ तक जिसको जो समस्या हो, जो पूछना हो वो पूछ सकता है यहाँ पर। कोई समस्या नहीं किसी है? चलिए तब आगे बताते हैं। देखिए अब यहां पर ना दिशा ज्ञान का महत्व बताया जा रहा है। दिशा ज्ञान का महत्व बताया जा रहा है कि दिशाएं कैसे निकालने को का संकेत दिया गया है। दिशाएं, इसमें भी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, उन मत को समझते हुए फिर बात करते हैं हम लोग। घनश्याम जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे दिशा ज्ञान। दिशा का ज्ञान, इसमें से मेष आदि 3 राशियों को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण समझाया गया है। जैसे मेष वृष और मिथुन को ईस्ट दिशा कही गई है। मेष वृष और मिथुन को क्या कहा गया? ईस्ट। ऐसे कर्क सिंह और कन्या को दक्षिण दिशा। कर्क सिंह और कन्या साउथ। और तुला से लेकर धनु तक 7 8 9, ये राशि लिख रहे हैं, राशि, भाव नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखना है। 7 8 9 को हम लोगों ने कौन सी दिशा कही है? पश्चिम दिशा, वेस्ट। ऐसे 10 11 और 12 राशि को कौन सी बच गई? नॉर्थ, नॉर्थ दिशा कही है। एक ये पहला मत है, ये पहला मत ये है, पहला मत ये है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? दूसरा मत आइए, दूसरा मत, ये प्रथम विचार है। देखिए ज्योतिष में हमने पहले ही बताया विचार चलते हैं, नियम तो फिक्स है। क्या नियम है? कि मेष राशि का स्वामी मंगल होगा, ये सबके लिए नियम है। मेष में सूर्य इतने डिग्री से इतने डिग्री उच्च चुका होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि सूर्य वृषभ राशि में उच्च चुका है। ये क्या है? ये है नियम, कानून, ये नियम है। और विचार क्या है? जो मैं लिख रहा हूं ये विचार है। तो विचारों में हेरफेर या विचारों में एक दूसरे से सहमत ना होने की बात चल सकती है, लेकिन नियम में सहमति नहीं चलेगी।
अब कोई बोल दे नहीं हमारे लिए हम तो मानेंगे कि सूर्य तुला राशि में उच्च का होता है, तो ये कोई नहीं मानेगा ये बात। ये नियम है ज्योतिष का, समझ में आ गया? हाँ, ये विचार नहीं गुरुजी, ये तो नियम है पक्का गुरुजी। ये जो नियम है। तो नियम और विचार अलग अलग चीजें हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि विचार क्या है, नियम क्या है। तो विचार को नियम मान लेते हैं, नियम को विचार मान लेते हैं। वो फंसने लगते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। वो समझ में नहीं आता कि नियम क्या। वैसे तो हमको भी पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन बोलते हैं ना बुरा बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ये तो जब हमने कई अपने गुरुओं से सीखा समझा तब समझ में आ गया अच्छा नियम क्या है, विचार क्या है। नियम फिक्स है, वो नहीं बदल सकते, लेकिन विचार 27 नक्षत्र है। एक अभिजीत नक्षत्र भी लिए गए, लेकिन उसको बहुत जगह नहीं लिया जाता। उस नक्षत्र के जो स्वामी है वो फिक्स है, वो विचार नहीं है, वो नियम है, कोई बदल नहीं सकता उसको। लेकिन कुछ जगह जहां विचार चलते हैं, छठे 8वें 12वें के स्वामी बुरा फल करते हैं, ये नियम है, विचार नहीं है किसी का। केंद्र त्रिकोण 1 4 7 10 और 5 9 होता है, ये नियम है, विचार नहीं है ये। जैसे एक से अभी कुछ समय बाद लोगों को बताया होगा, बात हुई थी, तो कहता हम उच्च नीच नहीं देखते कुंडली में। वो तो उसको नियम ही नहीं पता क्या है। बताया था ना लोग, एक से बात हुई, वो अजीब ही टाइप की बात कर रहा था। जी गुरुजी, जी आपने गुरुजी आपने बताया। बताया। हाँ, तो ऐसे भाई अब कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मतलब वो तो ज्योतिष के विरुद्ध है। ऐसे लोगों को तो खड़े चौराहे फांसी दे देनी चाहिए। ये सब तो ज्योतिष का मजाक उड़वा रहे हैं। फिर हम उच्च नीच नहीं मानते। उच्च नीच मतलब ग्रहों की उच्चता नीचता नहीं होती कुछ, तो पता नहीं क्या। और 7 8 साल से 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब ये तो बर्बादी कर रहे हैं। ना करे इससे बढ़िया कोई दूसरा धंधा पानी देख ले, काहे के लिए कर रहे हैं? वो पढ़े नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही किए हैं ना, इसीलिए। प्रैक्टिस करने से पहले पढ़ना भी जरूरी है ना। भाई थोड़ा कि जो हमारा मन ये कह रहा, हमारा मन नहीं है। दो चीजें चलती है ज्योतिष में, इसीलिए देखिए मैंने जो लिखा उसमें विचार लिखे, ये विचार है। विचारों में हमारे विचार आपसे नहीं मिल सकते, आपके विचार हो सकता हमसे ना मिल सकते हो। कुछ विचार में मतभेद हो सकता हमारे आप में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम में मतभेद कैसे कोई करेगा? आप कह दीजिए नहीं जो है वृषभ राशि का स्वामी हम मंगल लेंगे, आप क्या कर लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। इसमें कोई मतभेद नहीं है किसी में, किसी ज्योतिषियों में। पढ़े लिखों की बात बता रहे। तो विचार और क्या नाम है, नियम, दो आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो जी गुरुजी। आपको पढ़ते समय ये बात जरूर समझा करिए कि ये विचार है कि नियम है। नियम है तो आपको आंख बंद करके उसको लेना होगा, और अगर विचार है तो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा। जैसे इससे पहले वाले में 3 विचार सामने आए कि जीवन का कौन सा खंड अच्छा जाएगा। सबने नो डाउट राशि वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, बट हम कह रहे हैं जो दूसरे और तीसरे लोगों ने विचार दिए हमें उनका भी सम्मान करके एक बार चेक कर ले। और ऐसा चेक हम अकेले नहीं कर रहे, बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी ऐसी प्रकार से इसको चेक कर रहे हैं, और उनके रिजल्ट में दूसरों की तुलना में ज्यादा सटीकता आ जाती है। दूसरों के रिजल्ट में ज्यादा सटीकता आ जाती है, तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये है कि तीनों विचार के अनुसार अगर क्या आ जाए, अलग अलग बातें आ जाएं, तो वहां पे किसको हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तब वहां पर हमें राशि वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी, ठीक। लेकिन ग्रह को ही लेके चलना पड़ेगा। केवल आप सर्वाष्टक फलादेश के अनुसार, सर्वाष्टक और अष्टक बिंदु के फलादेश के अनुसार केवल बिंदु ही नहीं होगा, ग्रह भी अपने रोल प्ले करेंगे, जैसे उससे पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने दिशा ज्ञान का एक पहला विचार लिखा। पहला विचार ये कहता है कि शुरू की 3 राशि ले ली जाए, वो दिशाएं होंगी। दूसरा विचार ये कहता है कि अगर हम भाव को ले लें, जैसे लगन 12वां और 11वां भाव, ये पूरब माना गया, यानी 11 12 और 1 ये पूरब माना गया। 10वां 9वां और 8वां ये दक्षिण माना गया। तो कुंडली बता के दूसरा विचार ले रहे हैं। प्रथम विचार सबको समझ में आ गया ना? जी देखिए, यहां पर बताया गया कुंडली का कौन सा 11वां 12वां और लगन भाव। ये देखिए 11वां 12वां और लगन भाव।
ये हमारे ईस्ट है, यहां लिख भी देते, ईस्ट ये और ईस्ट ये, यानी 11, 12 और पहला, ये भाव लिख रहे हैं, भाव, ये ईस्ट है। दूसरा इसमें ये बताया गया 8वां, 9वां और 10वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये क्या हो गए, साउथ हो गए, साउथ हो गए, 8वां, 9वां, 10वां भाव, साउथ, दक्षिण दिशा, ये हो गई 8वां। इसके बाद क्या हो गया, 5, 6, 7, ये हो गई पश्चिम दिशा, 5, 6 और 7 पश्चिम दिशा, वेस्ट, 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 यानी 5, 6 और 7 भाव, ये पश्चिम दिशा है, वेस्ट। बाकी जो बच गई, कौन सी बच गई, 2, 3 और 4, नॉर्थ। ये नॉर्थ आ गया, 2, 3, 4 भाव, ये नॉर्थ आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी गुरुजी। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है? नहीं गुरुजी। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया जाए, जो आज की वो वास्तु है उसके अनुसार भी बता दें क्या? तो वो तो उसी में बताएंगे, चलो बता देते हैं, महावास्तु के अनुसार भी इसको बता देते हैं। तो ये बीच वाले को नहीं, उसमें रहने दीजिए, इसमें फिर बहुत कंट्राडिक्शन हो जाएगा अभी आप लोग में, भी रहने दीजिए इसको। ठीक है, ये क्या हो गई, ये दिशाएं हो गई, ये दूसरा विचार आया, ये दूसरा विचार आ गया, ये 2 विचार है, और तीसरा एक विचार और है, तीसरा विचार वो भी देख लेते हैं। लेकिन तीसरा जो विचार यूज किया गया है, ये केवल महावास्तु में यूज किया गया है बस, बाकी ज्योतिष शास्त्र में इसको यूज नहीं किया गया। इन्होंने तत्वों के अनुसार क्या लिया, दिशा ली, 1, 5 और 9, ये राशि है, राशि 1, 5, 9, 1, 5, 9, इसको क्या बोला इन्होंने, कौन सी राशि बोली है, ईस्ट, जो कि क्या है, अग्नि तत्व। दूसरा क्या है, 2, 6, 10, कौन सी तत्व है, पृथ्वी तत्व ना, पृथ्वी तत्व की कौन सी दिशा बताइए, साउथ, राशि है ये। 3, 7, 11, ये कौन सी तत्व है भाई, वायु तत्व, वायु तत्व। ये कौन सा हो गया, वेस्ट। और 4, 8, 12, ये कौन सी दिशा हो गई, जल तत्व। इसको कौन सा बताया गया, नॉर्थ। ये 3 विचार है, ये 3 विचार है। दिशा ज्ञान का पहला राशि और दूसरा भाव है, और तीसरा तत्व है। इसमें से तत्वों को हटा के ये केवल महावास्तु के अनुसार लोग इसको बताते हैं, ज्योतिष के अनुसार ये 2 विचार चलते हैं। अब कौन सा विचार लें, तो फिर हमारे अनुसार तो दोनों ही विचार को काउंट कर लिया जाए, क्या बुराई है इसमें, कोई दिक्कत है किसी को? अगर दोनों से एक फल मिल रहे हैं तो ज्यादा सटीकता आएगी। नियम इसमें क्या है कि इसमें जितने ज्यादा बिंदु होंगे राशि में, मुझे एक बार तीसरे विचार के ऊपर करना गुरुजी, वो नीचे हो गया स्क्रीन, क्या, हाँ, तीसरे विचार की स्क्रीन थोड़ी नीचे होगी गुरुजी। अच्छा आपको लेना है, ले लीजिए, ठीक है। जी गुरुजी। ये तो आप लोग को वहां वास्तु में पढ़ाएंगे ना, आपने तो लिया है ना, वास्तु में एडमिशन लिया है ना? जी गुरुजी लिया है। हाँ, तो वहां भी पढ़ाएंगे इसको। ठीक है गुरुजी, हम्म, हो गया गुरुजी, जी, थैंक यू। ठीक है। तो अब ये देखिए, जो 2 विचार हमारे हैं, कौन से, ये वाले,
चलते हैं ज्योतिष में, दिशा ज्ञान का विचार। इसमें यह बताया गया कि जिस दिशा में ज्यादा बिंदु के साथ साथ वही शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, ज्यादा बिंदु के साथ साथ शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, तो क्या होगा, वह दिशा आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा और चीज लगाते हैं। पहले तो नियम तो वही है, पहले दो विचार, प्रथम दो विचार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्यादा विचारणीय है। पहली बात, ठीक है। अब इसमें नियम क्या है, नियम ये है, देखिए अब विचार नहीं है, विचार तो बता दिया, अब नियम ही लिख रहे हैं सीधा। नियम इसके क्या है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। नियम है जिसमें, देखिए शुरू से भी यही बात बोली, जिसमें ज्यादा बिंदु के साथ शुभ ग्रहों का, शुभ ग्रह बोले जाते हैं तो नैसर्गिक और जन्म कुंडली दोनों के अनुसार शुभ ग्रहों की बात होती है। ज्यादा बिंदु के साथ शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो तो वह दिशा ज्यादा सफलता दिलाने वाली होगी, सफलता दिलाने वाली होती है, ज्यादा सफलता दिलाने वाली होती है। ठीक है, सबको समझ में आई है। अब अगर हमसे कोई पूछे यहां पर कि बताइए हमारे धन की दिशा कौन सी है, तो हम तो बोलेंगे कि आपका द्वितीयेश जिस राशि और भाव में गया वो दिशा होगी, और उसके अनुसार पहला दूसरा भी लगा लीजिए। मान लीजिए कि द्वितीयेश किसी का सिंह राशि में चला गया, द्वितीयेश किसी का किस में चला गया, सिंह राशि में। तो अब पहले विचार के अनुसार सिंह राशि साउथ में आ रही है जी, और मान लिया कि वो सिंह राशि अष्टम भाव में पड़ी है, वह सिंह राशि जी अष्टम भाव में पड़ी है, तो अष्टम भाव भी देखिए साउथ हो गया दूसरे विचार के अनुसार जी, और पहले विचार के अनुसार सिंह राशि भी साउथ की हो गई। जी गुरु जी। ठीक है, तो आप बोल दीजिए कि हाँ भाई, और देख लीजिए वहां बिंदु कितने मिले हैं अष्टम भाव में और सिंह राशि में। सर्वाष्टक के अनुसार सिंह राशि में कितने मिले, तो आप सीधा बोल देंगे कि भाई आपके धन की दिशा ये होगी। यानी द्वितीयेश जहां गया जिस भाव में दूसरे विचार के अनुसार और प्रथम भाव मतलब राशि के अनुसार। अब बाय द वे कभी राशि और भाव बदल जाए तो वहां पे फिर से राशि को ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात कही गई। अगर राशि और भाव प्रथम विचार के अनुसार राशि है और द्वितीय भाव के अनुसार क्या है, द्वितीय भाव के अनुसार क्या है, भाव गुरु जी, भाव है, तो वहां राशि की प्रधानता दी गई। लेकिन सारे आचार्यों ने फिर ये बात कही है पहले नियम को, नहीं, वो विचार ये बात कही है कि राशि और भाव में जहां ज्यादा बिंदु प्राप्त है उसको मान लिया जाए। जैसे मान लीजिए किसी का द्वितीयेश यानी धन प्राप्ति की दिशा मान लीजिए कर्क राशि में है। किसमें है, कर्क राशि में, तो कर्क राशि साउथ आ गई, कर्क राशि क्या आ गई, साउथ आ गई, और कर्क राशि उसकी ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है, लगन भाव में आ रही है। कहां आ रही है, लगन भाव में आ रही है। तो अब देखिए भाव के अनुसार ईस्ट हो गया और राशि के अनुसार क्या हो गया, साउथ हो गया।
तब किसको ज्यादा प्रायोरिटी देने का की बात होगी? जहां दोनों में ज्यादा बिंदु प्राप्त। जी 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 गुरु। अगर पहले भाव में ज्यादा बिंदु प्राप्त है तो आप बता पहले। दीजिए भैया इस दिशा में आप चले जाओ, धन आपको यहां से मिलेगा। और अगर क्या कि कर्क राशि में ज्यादा बिंदु प्राप्त है तो भाई वाली दिशा चूज कर लो, वहां ज्यादा आपको मिलेगा। तो ये दो विचार ज्यादा चलते हैं। तो दोनों विचार आपको समझ में आए कि नहीं आए? तो ऐसे आप यहां पर बता सकते हैं कि भाई कहां पर ये चीजें रहेंगी, मतलब किधर ज्यादा फलीभूत होगा। फिर यहां पर ये लिखा गया या ये बताया गया कि जिस दिशा के समूह में, दिशा के समूह का मतलब क्या हुआ? महावास्तु में अब एडमिशन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अभी तो 2 ही क्लास हुई ना, 2 नहीं 3 हुई है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कर लीजिए। 3 का लेक्चर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए क्या बता रहे थे, भूल गए। हाँ, अब जैसे कि पहले विचार के अनुसार क्या हो जाएगा? पहले विचार के अनुसार पहली दूसरी तीसरी राशि को क्या मिल गया? बिंदु ईस्ट। प्राप्त हुए। या दूसरे विचार के अनुसार ईस्ट हमारा 11वां 12वां पहला भाव आ गया। जी। ये बताया गया जिस दिशा में 54 से लेकर के 70 तक बिंदु हैं वह कम बली होगी। 70 से 90 तक है वह मध्यम बली होगा, 90 से ज्यादा है तो उत्तम बली होगी। ये भी ध्यान रखना है। अभी तक तो एक भाव लिया, अब यहां पे पूरे की बात हो रही है ना, ये समूह की बात हो रही थी। ये भी लिख देते हैं हम, आप लोग नोट कर लीजिए क्या कि जिस दिशा समूह में दिशा समूह में प्राप्त बिंदु के अनुसार फल। और दिशा समूह किससे लिया गया? भाव से भी और राशि से, दोनों को आपस में मत जोड़ दीजिएगा। जैसे राशि से हमको 54 मिला और भाव से भी हमको 30 मिला, हमारा 84 हो गया। ऐसा नहीं होगा, इससे अलग और इससे अलग। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि अगर 54 से 70 बिंदु मिले हैं तो क्या होगा? ये कमजोर बल होगा, इसका कम बल होगा, कमजोर है ये, कमजोर बल है ये। 70 से 90 अगर है बिंदु तो मध्यम बल है, और 90 से ज्यादा है तब तो उत्तम बली है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपने जिस व्यक्ति की जो दिशा बताई उसके वो विपरीत दिशा में वो काम कर रहा है। लेकिन जिस दिशा में काम कर रहा है, जिसकी आपने दिशा बताई, वो 90 से ज्यादा आ रही है, और जिस दिशा में वो काम कर रहा है वो भी 90 से ज्यादा है। आप बता रहे नहीं वो दिशा अच्छी नहीं, इस दिशा में काम करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कह रहे हमें तो यहां से बहुत पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको 90 से ज्यादा अंक मिले हैं वहां पर। ये बात नहीं समझ में आई आप लोगों को? आगे गुरुजी, बल तो उनका दिशाओं का बराबर है आगे गुरुजी। गुरुजी। हाँ, तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कभी कभार कि आपके अनुसार दिशा जो आ रही है वो कुछ और आ रही है, वो कुछ और दिशा में काम कर रहा है, लेकिन वहां पे उसको ठीक ठाक बल मिला तो वहां भी उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से धन किस दिशा से आएगा उसका मैंने तरीका बताया, कैसे देखा जाएगा, और इस तरीके से ही बताया जाएगा। और कितना आएगा तो आप इस प्रकार के फल भी आप वहां कर सकते हैं। ठीक है ना? अब लेकिन देखिए, वो भी ले लीजिए, केवल बिंदु ही नहीं देखने होते, साथ में यहां ग्रह भी देखने होते हैं। तो ग्रह भी क्या होने चाहिए? ग्रह भी
उस दिशा समूह में अच्छे होने चाहिए। अच्छे मतलब अच्छे होने, अब अच्छे का मतलब क्या है यह बताना तो गलत ही बात है। मतलब गलत बात का मतलब, अब आप लोगों को क्या बताया, आप लोग सभी पता चल चुका अच्छे का मतलब क्या था। उच्च का अपनी मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, अस्त ना हो, ये अच्छे ग्रह हो गए। ठीक है, तो वो भी अगर मिल जाए तब तो भाई बहुत अच्छा, उधर से उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। जी। अब बात यह आती है कि कोई आप व्यक्ति को कोई दिशा बता रहे हैं और वो कह रहा है कि नहीं आप बता तो रहे, वो आपका सम्मान भी कर रहा है, मतलब सम्मान मतलब आपकी बात का सम्मान कर रहा है कि नहीं आपने बताया, मैं काम कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे जॉब उधर मिले तब तो मैं जाऊं उधर, जो अभी नहीं मिल रही तो क्या करा जाए। उसकी भी अपनी बात लॉजिकल है। तो आपके अनुसार आप ये कह दो कि आप किसी भी दिशा में जाओ, बस अष्टमेश की दिशा में न चले जाना, क्योंकि अष्टमेश की दिशा उसके लिए बड़ी खतरनाक होने वाली है। किसी भी दिशा में वो जाए कोई दिक्कत नहीं, किस दिशा में ना जाए, किस दिशा में ना जाए, अष्टमेश की दिशा में। अष्टमेश की दिशा में वो ना जाए। अगर वो अष्टमेश की दिशा में चला गया तो उसको ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी। भाई किसी भी दिशा में जाए, 4 दिशा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अष्टमेश की कोई एक ही दिशा तो होगी ना। जी जी गुरु। अष्टमेश की क्या होगी, कोई एक ही दिशा होगी, कई सारी दिशाएं होंगी। बताइए। एक ही होगी गुरु जी। एक ही होगी, एक ही होगी। तो आप बस यही बोल दीजिए भाई तुम कहीं जाओ यार, अष्टमेश की दिशा में न जाओ, बस अष्टमेश की दिशा में तुम न जाओ, क्योंकि अष्टमेश की दिशा में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें वहां पे समस्या देखने को मिलेगी।